हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का यूनिट 5 सेकेंड लास्ट चैप्टर जो है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, इसको आज हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है। मेथड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो सीरीज़ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग तक सेमेस्टर 3 में है, उसके बाद से सेमेस्टर 4 में है। तो हम लोग का ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आप लोग को एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए हम सिलेबस भी खोल के रखे हैं। तो स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। और छोटा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, 2 क्लास में, होपफुली 2 से 3 क्लास में ईजिली ख़त्म हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, तो चलिए ऑर्गेनाइजिंग के पहले हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट मीनिंग में, उसके बाद हम लोग इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, ठीक है। चलिए मीनिंग, तो भाई ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? देखिए इसका डेफिनेशन ऐसा है कि आप लोगों को पता, सबको ही पता, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब टू ऑर्गेनाइज समथिंग, टू अरेंज समथिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, इन जनरल वर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू, in general words, organizing refers to arranging everything in orderly form and making most efficient use of resources. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है हर चीज को अरेंज करना और मोस्ट एफिशिएंट रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना, चीजों को सही तरह से यूज करके कोई चीज को ऑर्गेनाइज करना, इसको ही क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। इसमें क्या बोला गया कि जो ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और ग्रुप करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज को इंटरप्राइज का, और इस्टेब्लिश करते हैं उन लोगों में अथॉरिटी रिलेशनशिप। मतलब देखो एक बड़ा सा काम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजिंग का परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं। आप लोग घर में किसी का शादी है, बहन का, भाई का, कजिन का शादी है। अब ये बड़ा सा शादी को ऑर्गेनाइज करना है, क्या किया जाएगा? ये शादी का एक्टिविटीज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। बाबू तुम जो है मेहमान लोग का ध्यान रखोगे, तुम जो है ससुराल से जो आएगा उसका ध्यान रखना, तुम केटरिंग देख लो, तुम डेकोरेशन देख लो, तुम जो है सब कुछ देख लो, लाइटिंग एंड ऑल को देख लो। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? अलग अलग एक्टिविटीज में हम लोग डिवाइड कर दिए। अजान हो रहा था, पॉज करते। तो इससे क्या हुआ? एक बड़ा काम को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ना। एक बड़ा काम को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक बड़ा जो शादी का फंक्शन था, इसको हम लोग क्या किए? छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिए और एक इंसान को एक काम करने के लिए दे दिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब देखो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, हम लोग के सिलेबस में है, देख रहे हो, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब एग्जांपल लेते हैं, देखो जब हम लोग चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो भाई डेकोरेशन का काम शादी में उसी को देंगे जो डेकोरेशन में बहुत अच्छा है, कुकिंग का काम उसी को देंगे जिसको कुकिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है ना। तो इससे क्या होगा? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, वो इंसान जो एक पर्टिकुलर काम में स्पेशलाइज्ड है उसको वो काम दिया जाएगा करने के लिए। तो यहां आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा स्पेशलाइजेशन का। दूसरा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, लोगों को पता होगा भाई मेरा क्या काम है और हम किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑर्गेनाइजिंग का तीसरा इंपॉर्टेंस ये है कि रिसोर्सेस बेस्ट वे में यूज हो सकता है, रिसोर्सेस को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइज कर रहे, अलग अलग लोगों को स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम दिए, इससे क्या होगा? वो लोग उस काम में बहुत अच्छे हैं, तो वो उनको जो भी रिसोर्स मिलेगा, एक शेफ है, शेफ खाना बनाने में बहुत अच्छा है, तो उसको खाना बनाने से जो भी रिसोर्सेज मिलेगा वो उसको बेस्ट वे में यूज करेगा, वेस्टेज कम होगा। अडेप्शन टू चेंजेस, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को कि जो भी चेंजेस आ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट कर ले। अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजर है
तो जो भी चेंजेस आ रहा है मार्केट में वो अपनी कंपनी को उस चेंजेस में ढालने में हेल्प करेगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमको पता है कि भाई खाना खराब हुआ तो केटरिंग वालों को पकड़ेंगे, डेकोरेशन में कंप्लेन आया तो डेकोरेटर को पकड़ेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन और बेटर हो सकते हैं। क्लियर पॉइंट। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, इससे क्या होता है, देखो ऑर्गेनाइजिंग से अगर हम एक ऑर्गेनाइजर है तो हम तो हर काम अपने से नहीं करेंगे, हम कुछ चीजों को सबलेट कर देंगे, मतलब दूसरों को डेलीगेट कर देंगे। इससे क्या होगा, जो मेरा जूनियर स्टाफ है वो लोग भी डेवलप करेगा, है ना। सीए में देखते हो आर्टिकलशिप में भेजा जाता है तो सीए हर काम अपने से खुद थोड़ी करता है, अपना सबऑर्डिनेट्स लोग से करवाता है। इससे क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स का भी डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ सीए जो हेड है उसका वर्कलोड कम हो जाता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अगर सही से ऑर्गेनाइज किया गया, एम्प्लॉयज को फ्रीडम पूरा दिया गया तो ग्रोथ का चांसेस एम्प्लॉय का और ऑर्गेनाइजेशन का दोनों का ही बहुत बढ़ जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब था इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कोई चीज को ऑर्गेनाइज करने का क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट जो हम लोग के पोर्शन में है दैट इज स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कोई चीज को ऑर्गेनाइज करना है तो क्या क्या स्टेप्स है, देख रहे हैं, ये है हम लोग का स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसमें से सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले आप काम को आइडेंटिफाई करिए, काम को आइडेंटिफाई करने के बाद आप काम को डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, वर्क को डिवाइड कर दीजिए सिमिलर नेचर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग का काम को एक साथ रख दिए, फिर मार्केटिंग का काम को एक साथ रख दिए, प्रोडक्शन का काम को एक साथ रख दिए। तो आप वर्क को आइडेंटिफाई करिए, क्या नेचर है काम का, काम को फिर सिमिलर नेचर में सिमिलर ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। फिर सिमिलर नेचर वाला जो ग्रुप को आप अलग किए हैं उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दीजिए, अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये सब प्रोडक्शन का काम संभालेगा, ये जो है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ये पूरा अकाउंट्स का काम संभालेगा, ये सेल्स डिपार्टमेंट ये पूरा सेल्स का काम संभालेगा। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, उसके बाद सबको सबका ड्यूटी असाइन कर दीजिए। बाबू प्रोडक्शन वाला तुम्हारा काम है प्रोडक्शन अच्छा से करो, कोई कंप्लेन नहीं आना चाहिए। बाबू अकाउंटिंग वाला आप अकाउंटिंग को सही से करिए, कुछ गड़बड़ फ्रॉड एरर नहीं होना चाहिए। मार्केटिंग वाला आप इतना अच्छे से मार्केटिंग करिए कि लोग पागल हो जाए मेरा प्रोडक्ट के पीछे। एंड देन इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ड्यूटी असाइन करने के बाद अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, प्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ हुआ किसको रिपोर्ट करना है, किसको जिम्मेदार ठहराना है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अकाउंटिंग में कोई गड़बड़ हुआ कौन किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसको पकड़ेंगे, किसका गलती है, ये सब हम लोगों को फाइंड आउट करना। ये हो गया स्टेप्स, कोई भी चीज को ऑर्गेनाइज करने का स्टेप्स। तो पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द टोटल वर्क। पूरा काम को टोटल वर्क को डिवाइड कर दो इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज कॉल्ड जॉब्स, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, एक काम दो बार ना हो जाए, ठीक है। और पूरा काम का जो बर्डन है वो अलग अलग एम्प्लॉय में डिवाइड हो जाए, शेयर्ड हो जाए। डिपार्टमेंटलाइजेशन, in the second step of organizing, the activities of the same nature are grouped together and assigned to a particular department. सेम नेचर का काम को एक साथ ग्रुप कर दिए और उसको एक डिपार्टमेंट को दे दिए। ये जो प्रोसेस है ग्रुपिंग सेम काम को एक जगह, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे कि देखो अभी हम एक्सप्लेन किए, परचेसिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब। फिर असाइनिंग ड्यूटीज, अलग अलग मेंबर्स को डिपार्टमेंट का एक एक ड्यूटी दे दो, वो लोग का स्किल और कॉम्पिटेंसी के हिसाब से। और फिर रिलेशनशिप, स्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, भाई किसका क्या काम है, किसको पकड़ेंगे कुछ गड़बड़ होने से। क्लियर हुआ पॉइंट? होपफुली सर कोई डाउट आपको इसमें नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एंड डिविजनल, फॉर्मल इनफॉर्मल। सबसे पहले ये समझेंगे सर
स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ये स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या मतलब है सर, क्या मीनिंग है इसका? चलिए सर देखते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिफर्स टू दैट स्पेसिफिक पैटर्न of relationship which is created during organizing process. It is the framework. अच्छा, ऐसे समझाएंगे नहीं समझ में आएगा। बहुत शॉर्ट में और अच्छे में दिया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीन्स इस्टेब्लिशिंग पोस्ट इन एन एंटरप्राइज। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट क्रिएट करो, उसका रिलेशनशिप डिफाइन करो अमंग अदर्स एंड देन डिवाइड द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट पोस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम देखिए एक एग्जांपल लेके आप लोग समझाते हैं। हम लोग का स्कूल, हम एक स्कूल में, अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्कूल में इसका क्या मीनिंग है? देखिए, स्कूल है, स्कूल के टॉप में है, स्कूल है, स्कूल टॉप बॉस में कौन है? सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, ये लोग टॉप है। अब ये लोग क्या किया? अपॉइंट किया प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। अब सेक्रेटरी प्रिंसिपल को बोले भाई आपको स्कूल रन करना है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और साथ साथ इनको टीम दी है, मान लो 3 डिपार्टमेंट है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, 3 डिपार्टमेंट है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। अब साइंस में फॉर एग्जांपल मान लो एक एचओडी है, हर डिपार्टमेंट में एक एक एचओडी है, ठीक है ना, हर डिपार्टमेंट में एक एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और इसके अंदर बहुत सारे टीचर्स है। मान लीजिए साइंस में 5 टीचर्स है, 1 2 3 4 5, कॉमर्स में 4 टीचर है, 1 2 3 4, आर्ट्स में 3-4 टीचर है, 1 2 3 4, नहीं हुआ क्या? देखो पढ़ाई हो रहे, हाय बोल दो सबको, बोल दो हाय, बोल दो हाय, ठीक है। अब देख लीजिए पापा पढ़ाए, हाय बोल दो हाय, ये चलो हो गया, अब जाओ, हो गया। अरे नहीं बाकी है, क्लास रिकॉर्ड कर, परेशान करता भी हो, इसलिए उसको थोड़ा दिखा दी। अरे पेन कहाँ पे रख दिया? थोड़ी देर बाद, बाय बाय, थोड़ी देर बाद, ठीक है, 10-15 मिनट्स, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अलग अलग पोस्ट क्रिएट किया गया है और सब पोस्ट का अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दिया गया। एचओडी साइंस को बोला गया भाई साइंस का सब टीचर्स आपके अंडर रहेगा, आप काम करिए, साइंस डिपार्टमेंट अच्छा से चलना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल अगर कुछ गड़बड़ होता है प्रिंसिपल साइंस डिपार्टमेंट से पूछेगा, साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी से ऐसा क्यों हुआ, और ये प्रिंसिपल फिर रिपोर्ट करेगा सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट को, ठीक है। वहां पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकर वहां पे, ठीक है, उसको फोन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एटलीस्ट 10 मिनट्स। देख रहे, अब ये तो हम आप लोग को एक स्कूल का पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किए, ये जो अभी हम आप लोग को समझाए ये था एक स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, है ना, स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब एक अगर आप कंपनी का ले लीजिएगा तो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे होगा? देखिए आप, जनरल मैनेजर टॉप बॉस,
उसके अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट का मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। अब प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर प्लांट सुपरिटेंडेंट, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड आदमी, ठीक है ना। फाइनेंस मैनेजर के अंदर फाइनेंस अकाउंटेंट, ऑडिटर, अकाउंटेंट के अंदर कैशियर, हेड क्लर्क, ये लोग आ जाएगा। मार्केटिंग मैनेजर के अंदर सेल्स से रिलेटेड, सेल्स एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड आदमी। तो अब सबको अपना जॉब पता है, अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी होगी है तो किसको पकड़ना है भाई? अकाउंट्स ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर को, है ना। प्रोडक्शन मैनेजर या प्लांट सुपरिटेंडेंट को तो कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, है ना, नॉर्मल से बात है। तो इसको ही बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन को में अलग अलग पोस्ट क्रिएट करना और सब पोस्ट का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन डिफाइन करना। चलिए अब आगे आते हैं, ठीक है ना। तो फुली आपको समझ में आ गया होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब इसका दो टाइप है, फंक्शनल और डिविजनल, और फॉर्मल और इनफॉर्मल। चलिए आते हैं। अच्छा, इसका कुछ फीचर्स भी हम लोग को थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना है। ये कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, दो और मोर पर्सन का रिलेशनशिप डिफाइन करे, कॉमन ऑब्जेक्टिव बताए, वर्क को डिवाइड कर दे लोगों में, ठीक है ना, और कम्युनिकेट किया जाए किसका क्या रोल है, किसका क्या पोजीशन है। अच्छा, What are the need for organization structure? क्या जरूरत है ये सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, लफड़ा का? सर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ग्रोथ होगा साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। एक बड़ा, अब रिलायंस पूरा मुकेश अंबानी संभालेगा तो होगा? नहीं ना होगा। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है तेजी से, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन करना पड़ेगा ना भाई। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ओवरकम हो जाएगा। हमको कोई प्रॉब्लम है, हम जाके डायरेक्ट सेक्रेटरी साहब को बोलेंगे स्कूल का? नहीं, हम अपने एचओडी को बोलेंगे, हम अपने प्रिंसिपल को बोलेंगे, ठीक है ना। ओवरकमिंग कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन इजीली हो सकता है और कंट्रोल इजीली हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सही से है तो। चलो, व्हाट आर द फैक्टर्स, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ पॉइंट। तो क्या क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना है? व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल क्रिएटिंग और डिजाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए व्हाट आर द फैक्टर्स जो आपको ध्यान में रखना है? पहला, जॉब डिजाइन, किस तरह का जॉब आप डिजाइन कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने से पहले आपको जॉब डिजाइनिंग करना होगा। इसका क्या मतलब है? It must be specified very clearly what activities are to be performed in a particular job and what things each individual has to do while performing the job. क्या चीज करना पड़ेगा जॉब को परफॉर्म करने के लिए। डिपार्टमेंटलाइजेशन में सिमिलर जॉब, अब साइंस डिपार्टमेंट में हम अकाउंट्स का टीचर को तो नहीं रख देंगे, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब सिमिलर नेचर। हाँ, अकाउंट्स साइंस डिपार्टमेंट में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का, स्टैटिस्टिक्स का, इकोनॉमिक्स का, ये सब का जॉब्स क्रिएट हो गए। स्पैन ऑफ कंट्रोल, हमको कितना कंट्रोल चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत वास्ट बन जा रहा है तो कंट्रोल थोड़ा कम हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर छोटा है, लिमिटेड है, क्लोज्ड है तो कंट्रोल ज्यादा रहेगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अपना काम को सबलेट कर दिए किसी और को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भाई, मैच जिताने का काम क्रिकेट में कैप्टन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब कैप्टन खुद ही थोड़ी ना बैटिंग बॉलिंग करेगा, वो क्या करेगा? अपना रोल, अपना जो पावर है वो बॉलर को बोलेगा भाई बॉलिंग करो, बैट्समैन को भाई बैटिंग करो, सब मिलकर टीम स्पिरिट होगा तब तो जीत पाएंगे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब यही होता है कि अपना जॉब को सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसमें दिया हुआ है फंक्शनल एंड डिविजनल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो देखो लाइन एंड स्टाफ भी दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे। फंक्शनल ऑर्गेनाइज, देखो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या क्या, व्हाट आर द फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पहला डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है, ये सब
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है। सबका मीनिंग आपको पढ़ना है, सबका मीनिंग आपको जानना है एक एक करके, ठीक है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? Functional organization structure refers to the division of whole enterprise according to the major functions or activities to be performed by enterprise. Functional स्ट्रक्चर या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को जो मेन एक्टिविटीज है उस मेन एक्टिविटीज के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है, मेन फंक्शंस के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पूरा ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो अलग अलग फंक्शन मेन फंक्शंस के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट में। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अंडर दिस all functions of similar nature come to a particular unit which is called department। डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, ठीक है ना, एकदम सिंपल है ये। देख रहे हो, जनरल मैनेजर हेड है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, इसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इधर इसको पकड़ो, ओए इसको पकड़ो, ये वाला मसाज। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या फीचर्स है? पहला, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। यहां पे ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिवाइड किया जाता है। सेकेंडली, फंक्शनल स्पेशलिस्ट आर इन चार्ज। हर फंक्शन के लिए एक स्पेशलिस्ट है, अकाउंट्स फाइनेंस के लिए फाइनेंस का स्पेशलिस्ट है, ठीक है, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट है। ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, अब ये स्पेशलाइजेशन के ऊपर डिवाइड किया गया है तो नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट एक साथ काम करता है, ठीक है। और ये यूनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ये वायलेट हो जाता है। क्यों? सब मेन बॉस का बात नहीं सुनेगा, अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड का बात सुनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ये सूटेबल है जहां पे बिजनेस ऑपरेशन वेरी लार्ज, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेशन जो है वो बहुत ही हाई डिग्री है, स्पेशलाइजेशन चाहिए, जहां पे सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर डीलिंग हो रहा है, ठीक है ना, और डिसेंट्रलाइजेशन का काम है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर का पहला एडवांटेज स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि फंक्शंस के बेसिस से ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया गया है। मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा भाई, फाइनेंस का आदमी डेली फाइनेंस का ही काम करेगा तो उसका एफिशिएंसी तो बढ़ेगा ना, सेल्स का आदमी डेली सेल्स का ही काम करेगा उसका एफिशिएंसी तो बढ़ेगा ना सर। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि फाइनेंस का आदमी जाके प्रोडक्शन का कुछ काम कर दिया, एक काम दो बार नहीं होगा, क्योंकि सब डिपार्टमेंट को पता है मेरा क्या काम है, डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को पता है मेरा क्या फंक्शन है, ट्रेनिंग भी उस हिसाब से दिया जा सकता है, सब डिपार्टमेंट को इक्वल वेटेज दिया जाता है और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बहुत अच्छे से हो सकता है। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है, पहला, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को भूल के लोग अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचने लग जाते हैं कि भाई मेरा डिपार्टमेंट ठीक चल रहा है ना, जैसे कि अब हम कॉमर्स डिपार्टमेंट से, तो हम सोचेंगे कॉमर्स का अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, बस साइंस और आर्ट्स वाले लोग अच्छा नहीं भी परफॉर्म करें, हमको उससे क्या लेना देना। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को आदमी छोड़ देता है और अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है दो डिपार्टमेंट के बीच में, प्रोडक्ट नहीं चला, क्यों नहीं चला? सेल्स वाला बोल, मार्केटिंग वाला बोल रहा है प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ है, प्रोडक्शन वाला बोल रहा है मार्केटिंग अच्छा नहीं किया गया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इनफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, इनफ्लेक्सिबल होता है डिपार्टमेंट को मैनेज करना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना, तो ये सब इसका डिसएडवांटेजेस है। तो ये है हम लोगों का पहला। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको क्लियर होगा ना फंक्शनल। अब आते हैं डिविजनल में।
डिविजनल स्ट्रक्चर मीन्स डिवाइडिंग द होल इंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। डिविजनल स्ट्रक्चर में हम लोग वर्क के बेसिस पे डिवाइड नहीं करते, प्रोडक्ट के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया। जैसे कि टाटा सॉल्ट भी बेचता है, टाटा स्टील भी बेचता है, टीसीएस जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सॉफ्टवेयर भी बनाता है, टाटा स्टील स्टील भी बनाता है, ठीक है ना, टाटा का कंज्यूमर प्रोडक्ट भी है, टाटा का हेवी इलेक्ट्रिकल्स भी है, हर कुछ है। तो ये क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया गया प्रोडक्ट के बेसिस पे, तो इसको बोलेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। देख रहे हो, जैसे कि प्लास्टिक प्रोडक्ट, मेटल प्रोडक्ट। अब प्लास्टिक प्रोडक्ट का अलग अलग पूरा फंक्शन हो गया, प्लास्टिक और मेटल प्रोडक्ट का अलग अलग फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे फंक्शन डिवाइड किया जाता है किससे, प्रोडक्ट के बेसिस पे, ठीक है ना। तो इसका फीचर्स वही है, प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवीजन हो रहा है, प्रोडक्ट बेस स्पेशलाइजेशन लगता है यहाँ पे। इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई रहता है क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहे, अलग अलग क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट के बेसिस पे। अब देखो, फाइनेंस ऑफिसर दो, एक इसका एक इसका, अकाउंट्स ऑफिसर दो, एक इसका एक इसका, मार्केटिंग डिपार्टमेंट दो, एक इसका एक इसका, तो कॉस्ट तो हाई रहेगा ना। एक्यूरेट सक्सेस मेजर किया जा सकता है, भाई टाटा जो बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है, टीसीएस अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसलिए, टाटा मोटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसलिए, टाटा स्टील अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसलिए, किसके वजह से टाटा का ब्रांड नेम बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये सूटेबल तब है जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर डील कर रहे हैं, जहां पे समझ में आ रहा है बहुत सारा प्रोडक्ट के ऊपर डील किया जा रहा है, मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, क्विक डिसीजन ले लिया जाता है, अपना प्रोडक्ट से रिलेटेड तुम डिसीजन लो, एक्सपेंशन बहुत तेजी से होने लगेगा, ठीक है ना। रिजल्ट को इजीली एक्सेस किया जा सकता है, कौन प्रोडक्ट में ज्यादा फायदा हो रहा है। डिविजनल हेड्स डेवलप्ड होगा आहिस्ते आहिस्ते करके, भाई ये इसको संभाल रहा है, आज जो है टाटा स्टील का जो हेड है, कल हो सकता है वो पूरा टाटा ग्रुप का हेड हो जाए, ठीक है ना। और अलग अलग यूजर्स को पर्सनलाइज अटेंशन मिलता है इसमें। डिसएडवांटेजेस, कॉस्टली है मैनेज करना, इंटर डिविजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, फिर वहां पे वही बात, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को छोड़ के आप अपना प्रोडक्ट के इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देने लगते हैं, ठीक है ना। अब देखो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे फंक्शनल में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जाता है वर्क ऑर्गेनाइजेशन को, और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है। यहाँ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए, यहाँ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए, दोनों में ही। देखो फंक्शनल थोड़ा मैनेज करना इकोनॉमिकल है, डिविजनल थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है ना। ये सब डिफरेंस आप लोग को गो थ्रू करना है, ठीक है ना। तो आज हम यहीं तक करते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइन ऑर्गेनाइजेशन से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। 2 क्लासेस और लगेगा या 1 क्लास में भी इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर अभी तक आप लोग हम लोग का ऑनलाइन कोर्स परचेज नहीं किए तो भाई ज़रूर करिए। हम लोग अब मॉक टेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा मॉक टेस्ट कब होने वाला है, कौन कौन सा सब्जेक्ट का डेट हम बता देंगे, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। तो आप लोग ज्वाइन करिए जल्दी से जल्दी हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 8334835908 ये मेरा नंबर है, इसमें हमको कांटेक्ट करिए। और ऐसे भी अबाउट में चैनल का मेरा नंबर दिया हुआ है, हम लोग का कोर्स ज्वाइन करिए और विद इन 15 डेज पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए अपना कॉमर्स का, ठीक है।